जो लोग कहते हैं कि जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, तो उसमें एक विभाजन रेखा भी खींचने की ज़रूरत महसूस की जाती है। और आज उसमें दीपांकर भट्टाचार्य ने इसको बखूबी खींच करके दिखाया कि जो धारा जेपी से बीजेपी की ओर गई है, वह धारा आज देश को बर्बादी की कगार पर ले जा रही है। वह आपातकाल था और यह सुपर आपातकाल है कि हिंदुस्तान रहेगा कि नहीं, आज इस पर भी सवाल है। यह अघोषित आपातकाल तो है, लेकिन अस्थायी प्रकृति का है। जो आज जो कहा जा रहा है कि आप आज देश में जो भी अतीत में गौरवशाली चीज़ें हैं उनको भी आप बदलना चाहते हैं। आप जैसे गुलामी के प्रतीक गुलामी के प्रतीक के रूप में बच्चों के सामने पेश किया जा रहा है कि आप जब दोस्ती हो गई तो तमाम पीछे की चीज़ों को आप भुला करके जय जयकार करने लगे, तो इसका असर ये होता है कि दो कम्युनिस्ट पार्टियों का हश्र यहाँ पर देखा गया है, सीपीआई और सीपीएम, कि उनकी बुरी भूमिका जो थी वो जय जयकारा करने वाली भूमिका ही थी। नतीजा हुआ कि पूरी पार्टी तबाह हो गई और आज पार्टी बहुत कमज़ोर स्थिति में है। लालू यादव ने इसीलिए परहेज किया होगा। डॉक्टरी सलाह तो है ही, स्वास्थ्य उनका गिरा हुआ है, लेकिन मूल बात यही है कि तेजस्वी को ही लाइमलाइट में रहना चाहिए और उसी को ज़्यादा ये अटेंशन मिलना चाहिए। देश भर में एक बार फिर से एक आंदोलन खड़ा हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज बड़ा दिन था, संपूर्ण क्रांति दिवस का दिन महागठबंधन के द्वारा चुना गया और कार्यक्रम में यह तय किया गया कि सरकार के कामकाज का ऐसा लेखा जोखा पेश करना है, दिखाना है कि सरकार की हकीकत क्या है। तो नाम आरोप पत्र रखा गया था और आरोप पत्र यह दिखाया गया उसमें किस तरह के सरकार ने काम किए। लेकिन इस कार्यक्रम में ध्यान देने वाली बात थी कि महागठबंधन के तमाम दिग्गज थे और लालू प्रसाद यादव खुद एक वीडियो जारी कर संदेश भेजे थे। अब समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि इस कार्यक्रम की मज़ेदार और प्रभावशाली बातें क्या थी, जो सरकार को भी जाननी चाहिए, बिहार को भी समझना होगा। सबसे पहले तो सर यही बात कि भाषण कला की अगर बात करें, आज किसका भाषण आपको सबसे अधिक दमदार लगा, जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में, देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत बढ़िया था? देखिए, भाषण की जहाँ तक बात है तो मैं समझता हूँ कि बोला तो सब लोगों ने अच्छा, कई वक्ता थे वहाँ पर, लेफ्ट के लोग थे, आरजेडी के लोग थे, तेजस्वी यादव ने भी अच्छा भाषण किया, लेफ्ट की ओर से सीपीआईएम के जो महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनका भी अच्छा भाषण था। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि आखिरकार चर्चा किन बातों पर हो रही है। संपूर्ण क्रांति दिवस आज था, इसी मौके को चुना था महागठबंधन ने कि सरकार के कामकाज पर एक रिपोर्ट कार्ड या उसको कह लीजिए आरोप पत्र के रूप में उसको जारी किया गया है। तो आरोप पत्र में सबसे पहली बात ये है कि जो बातें लाई गई है उसमें ज़्यादातर जो नीति आयोग की बात है उन चीज़ों को लाया गया है, और नीति आयोग जो है वो सरकार का ही एक अंग है, केंद्र सरकार का, और उसकी टिप्पणियों को, उसके निष्कर्षों को आप झुठला नहीं सकते हैं। तो एक तो आधार विपक्ष के पास यह था, बिहार का पिछड़ापन, बिहार में स्कूली शिक्षा, बिहार में स्वास्थ्य का, रोजगार का मुद्दा, ये सब इन चीज़ों पर बातचीत हुई। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो राजनीतिक धारा है, जेपी जो लोग कहते हैं कि जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, तो उसमें एक विभाजन रेखा भी खींचने की ज़रूरत महसूस की जाती है। और आज उसमें दीपांकर भट्टाचार्य ने इसको बखूबी खींच करके दिखाया कि एक धारा है जेपी आंदोलन की जो जेपी से बीजेपी की ओर जाती है, एक दूसरी धारा जो है जो यहाँ महागठबंधन के साथ यहाँ पर है। तो वो इस अपने इस निष्कर्ष के जरिए जो वो बताना चाह रहे थे कि जो धारा जेपी से बीजेपी की ओर गई है, वह धारा आज देश को बर्बादी की कगार पर ले जा रही है। वह आपातकाल था और यह सुपर आपातकाल है। और सुपर आपातकाल इस वजह से है कि उन दिनों तो सरकार के खिलाफ लड़ने वालों को सिर्फ जेल में ही डाला जाता था। आज की तारीख में आपको जेल भी जाना पड़ रहा है, आपके खिलाफ सामाजिक माहौल भी बनाया जा रहा है, दमन करने के अलग अलग तरीके निकाल लिए गए हैं। आपको देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, तमाम तरह के तमगे आपके नाम पर चस्पा कर दिए जाएंगे और आपको अलगाव में डालने की कोशिश की जाएगी और आपको हिंदू विरोधी करार दिया जाएगा, आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा। और कुल मिलाकर के है देश में एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा
कि हिंदुस्तान रहेगा कि नहीं, आज इस पर भी सवाल है। यह अघोषित आपातकाल तो है लेकिन अस्थायी प्रकृति का है, ये बहुत बड़ी बात है। उनके कहने का आशय यह था कि हिंदुस्तान की जो खासियत है, हिंदुस्तान एक बहुलतावादी समाज है जिसमें सभी धर्मों सभी जातियों के लोग रहते हैं, सबके साझा, सबों का साझा हित भी है, सबों का साझा दुख भी है और अलग अलग दुख भी है, अलग अलग हित भी है। इन तमाम चीज़ों का एक संतुलन है, एक सम्मिश्रण है यह समाज। तो हिंदुस्तानी समाज की जो यह बुनावट है, यह बुनावट अगर इसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान पर खतरा है और संविधान पर खतरा है, जो बात वो कह रहे हैं। तो एक पृष्ठभूमि में जाकर जो उन्होंने एक बात और कही थी कि जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो उस समय कुछ लोगों ने कहा था कि यह एक सिर्फ सांप्रदायिक घटना है, लेकिन हाँ, इसको भाईचारे से ठीक कर लेंगे। लेकिन दीपंकर ने कहा कि यह सिर्फ सांप्रदायिक घटना नहीं है। उस समय हम लोगों ने कहा था, दीपंकर तो उस समय ये पार्टी के महासचिव नहीं थे, उसमें विनोद मिश्र थे पार्टी के महासचिव। तो उस समय ये बात कही गई थी कि यह सिर्फ सांप्रदायिक मामला नहीं है और इसको सिर्फ भाईचारे से ठीक नहीं किया सकता है, बल्कि यह हिंदुस्तान की पहचान बदलने की कोशिश की जा रही है। आप तमाम पुरानी चीज़ों को पलटना चाहते हैं और जो कहा जा रहा है कि आप आज देश में जो भी अतीत में गौरवशाली चीज़ें हैं उनको भी आप बदलना चाहते हैं। आप जैसे गुलामी के प्रतीक, गुलामी के प्रतीक के रूप में बच्चों के सामने पेश किया जा रहा है, जैसे ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो सड़कों के इमारतों के नाम है पुराने बादशाहों के नाम पर, चाहे राजा महाराजाओं के नाम पर, उनको बदलने की बात की जो हो रही है। तो एक तरह से आप पूरा माहौल जो है उसको आप एक केसरिया रंग में रंगना चाहते हैं, भगवा रंग में रंगना चाहते हैं, आप उसको एक हिंदुत्ववादी रुझान की ओर ले जाना चाहते हैं। उनके कहने का मतलब यह था। और इससे अलग ये तो कुल मिलाकर के मोदी सरकार बीजेपी के बारे में बातें थी, लेकिन यहाँ यह भी था कि जो जिस समय 74 आंदोलन देश में शुरू हुआ था, उसके पहले आप जाएंगे तो जो 67 का दौर था, 1967 का दौर, वह देश में एक बड़े बदलाव का दौर था। उस दौरान देश के कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और जो सोशलिस्टों के नेतृत्व में, उसमें कम्युनिस्ट तो उसमें नहीं शामिल थे, खास करके जहां सोशलिस्ट शामिल थे, लेकिन जो ये सरकारें बनी तो एक बड़े बदलाव का संकेत था। और बाद के दौर में जाकर के वह शहरों में छात्र नौजवानों के आंदोलन के रूप में 74 आंदोलन सुर्खियाँ पा रहा था, और उसी के बिल्कुल बरक्स, उसी के समानांतर ग्रामीण इलाकों में जो नक्सलवादी का आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ, मजदूरों का राज, गरीबों का राज कायम करने का जो आंदोलन था, वह आंदोलन ग्रामीण इलाकों में चल रहा था। तो उस दौरान इन दोनों के बीच में कोई संशय नहीं बन पाया था। वह इस बात को चिन्हित कर रहे थे कि जो सोशलिस्टों का आंदोलन था, जो 74 का आंदोलन था, जो छात्र नौजवानों का आंदोलन था, और जो गरीबों किसानों मजदूरों का आंदोलन था जो गांव में चल रहा था, उन दोनों आंदोलनों के बीच में कोई एकता नहीं बन पाई। इस वजह से वो जो 74 का जो आंदोलन था वह दिशाहीन हो गया। जी, उन्होंने एक भोजपुर आंदोलन की भी जिक्र की जिसमें उनके साथी जो है शहीद हो गए थे। जौहर जो पार्टी जो CPI-ML के दूसरे महासचिव थे, पहले महासचिव तो चारू मजुमदार थे और दूसरे महासचिव जौहर थे, जो वहाँ शहीद हुए थे, वहाँ भोजपुर के इलाके में, वहाँ पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। तो उनकी चर्चा वो कर रहे थे। तो उनका कहना ये जो कहना चाह रहे थे कि उस आंदोलन में एकता नहीं बन पाई थी। वह आंदोलन ग्रामीणों का आंदोलन था, वह मजदूरों किसानों का आंदोलन था, एक तरफ चल रहा था, एक तरफ छात्र नौजवानों का आंदोलन था। आज की तारीख में आज हम लोग एक मंच पर हैं, हम नक्सलवादी की विरासत से निकले हुए लोग हैं, और हम वो उस विरासत के लोग और 74 आंदोलन के लोग आज एक मंच पर हैं। और लेकिन आज चुनौती काफ़ी बड़ी है, पहले से ज़्यादा बड़ी चुनौती है। आज देश को कई तरह से खतरे हैं, जैसा वो कह रहे थे, और उन खतरों से लड़ने के लिए आपको बड़ी एकता बनानी होगी, बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। और उन्होंने यह भी कहा कि हम महागठबंधन के बिल्कुल नए पार्टनर हैं, सबसे अंत में हम ही आए हैं, सबसे युवा भी हैं। इसलिए जो हमारे रिश्ते इनके साथ खट्टे मीठे रिश्ते रहे RJD के साथ, कहा कि RJD के शासनकाल में इनकी पार्टी लगातार RJD के खिलाफ लड़ रही थी। इनके सरकार की नीतियों को लेकर के मजदूरों किसानों पर जो
दमन हो रहा था, जो नरसंहार हो रहे थे, उन चीज़ों को लेकर के। तो ये जो आज जो ये लगा, जो इस भाषण की उनकी बातों की खूबसूरती जो थी वह यह थी कि तमाम चीज़ों को लाया। यह नहीं कि आप जब दोस्ती हो गई तो तमाम पीछे की चीज़ों को आप भुला करके जय जयकार करने लगे, तो इसका असर ये होता है कि दो कम्युनिस्ट पार्टियों का हश्र यहाँ पर देखा गया है, सीपीआई और सीपीएम, कि उनकी बुरी भूमिका जो थी वो जय जयकारा करने वाली भूमिका ही थी। नतीजा हुआ कि पूरी पार्टी तबाह हो गई और आज पार्टी बहुत कमज़ोर स्थिति में है। संसदीय ताकत से लेकर के और जनाधार तक में, दोनों में बहुत बड़ा ह्रास हुआ और इसका खामियाजा सीपीआई और सीपीएम भुगत रहे हैं। जी, इसमें देखा जाए तो एक आखिरी लाइन उनका बहुत बढ़िया था, जो वो कह रहे थे कि आजकल जो भी देश में सरकार के खिलाफ बोलता है उसे राष्ट्रद्रोही या अर्बन नक्सल का नाम दिया जाता है, शहरों में जो ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो फिर तो जो नक्सलबाड़ी वाली बात थी, कुछ तो इसमें दम है कि हम लोगों के आंदोलन का अभी तक इन लोगों के जुबान पे वो जिक्र चलता है। हाँ बिल्कुल, इसको इस रूप में देखा जाए कि वैचारिक रूप से अगर कोई चुनौती अगर बीजेपी को, संघ परिवार को, मोदी सरकार को अगर मिल रही है तो निश्चित रूप से वह वामपंथियों से मिल रही है। नक्सली बैकग्राउंड के जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो विचारक हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उन्हीं से चुनौती मिल रही है। और ये सही बात है कि बीजेपी भी इन्हीं को अपना वैचारिक शत्रु मानती है। इस वजह से इनके खिलाफ उनका टारगेट भी रहता है। जो अर्बन नक्सल जो कह करके लोगों को विभूषित किया जाता है, तो उसके पीछे भी यही मंशा है कि उनको है कि यही लोग हमारे राजनीति का जवाब देने वाले लोग हैं। जी, अब देखा जाए तो तेजस्वी यादव के भाषण की भी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके जो बहुत अच्छी बात वो हम लोग जो ने नोटिस की है वो यह था कि कह रहे हैं कि देश में हिंदू खतरे में है। और हिंदू कैसे खतरे में है उन्होंने तर्क के हिसाब से बता दिया कि देश के किसी राज्य में कोई मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं है, तो फिर हिंदू कैसे खतरा में आ गया। गिरिराज सिंह हो, चाहे संघ के तमाम लोग हों या भाजपा के लोग हों, हर कोई कह रहे हैं। इस भाषण की और ख़ास बातें क्या थी? तो खास बात ये थी कि एक तो ये कह करके उन्होंने उनका जो एजेंडा जो है, या जो एक नफरत फैलाने का या भय का माहौल बनाने का जो ये है, जो प्रोपेगेंडा है, भय का माहौल क्या, जो आम आदमी भी समझता है कि ऐसा कुछ खतरा है नहीं। अब देश के तमाम शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग कोई भी मुसलमान नहीं है, जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम नहीं है, तो अब आप जब निर्णायक पदों पर जो शासन सत्ता में है वह लोग उसमें अगर उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं किसी से खतरा है। दूसरी बात है, बीजेपी ने तो अपनी पार्टी से तमाम मुसलमानों को सफाया कर दिया है। अब उनकी पार्टी में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं, न लोकसभा में न राज्यसभा में। अभी तक जो उन्होंने टिकट जिन लोगों को दिया है, अच्छा, जिनको देने की उम्मीद की जा रही है, उसमें कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो तेजस्वी ने जो अपने भाषण में कहा कि बिहार की सरकार जो है वह नागपुर से चल रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो कैद में हैं जी, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात थी कि वह एक राजनीतिक हमला भी था और मुख्यमंत्री की घेराबंदी भी थी कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो है वो एक तरह से उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। और एक चर्चा इसमें एक और मैं जोड़ दूं कि आज मुख्यमंत्री जब वो पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए गए थे जेपी की प्रतिमा पर, तो उस वहाँ से जब निकले तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, उस प्रतिक्रिया के दौरान वो संपूर्ण क्रांति दिवस का चर्चा कर रहे थे और उन्होंने वो बहुत कुछ कह नहीं पाए। उनका कहना था कि हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है, प्रत्येक साल हम लोग यहाँ आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं और संपूर्ण क्रांति से तो हम लोग निकले हुए ही लोग हैं, लेकिन संपूर्ण क्रांति की पृष्ठभूमि में जाना उन्होंने बल्कि परहेज किया कहने से, क्योंकि वह पूरी लड़ाई एक तरह से देश में तानाशाही के खिलाफ थी। और आज की तारीख में तानाशाही एक और फांसीवाद राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर कोई भी आदमी अगर इसको छेड़ेगा तो उसको पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा और इन चीज़ों की चर्चा करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री इसी वजह से परहेज कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति दिवस पर कुछ बोलने से उन्होंने इसको सिर्फ कि हमें आना अच्छा लगता है, हम यहाँ प्रत्येक साल आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हम इसी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जेपी ने जब आह्वान किया था तो हम लोग आंदोलन में शामिल हो गए थे, और उसके पीछे फिर वो नहीं गए। तो यह एक गौर करने वाली बात है। और फिर आपने जो कहा शुरू में ओपनिंग रिमार्क्स में कि लालू यादव का एक वीडियो ये वहाँ
वीडियो या ऑडियो चलाए भी। उसमें एक सवाल ये भी है सर कि लालू प्रसाद यादव का नहीं जाना क्या वाकई में डॉक्टरी सलाह के हिसाब से, या फिर उसको इस हिसाब से देखें क्योंकि 2 दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था प्रेम कुमार मणि के हवाले से कि उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति अब राजद को गड़बड़ कर रही है। तो क्या लालू प्रसाद यादव इस चीज़ को समझते हैं कि तेजस्वी को मंच मिले मेरे जाने से हो सकता है कि पूरा वो जो लाइमलाइट वाली बात होती है कि वो लालू प्रसाद यादव पे फोकस हो जाते, तो तेजस्वी यादव को ही सुना जाए, क्या इस वजह से लालू प्रसाद यादव 2 मिनट में सिमट गए? बिल्कुल 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 यही बात है। और हमको लगता है कि अगर वो नहीं, उनका वीडियो अगर जारी होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि आज की तारीख में अब सेंटर पॉइंट जो है, फोकस पॉइंट जो है वो सिर्फ तेजस्वी यादव को ही होना चाहिए आरजेडी की ओर से। लालू यादव को पार्टी वार्टी के बड़े कार्यक्रमों में भले वो जाए, और ये जो मांग हो रही है कि पार्टी की कमान भी अब पूरी तरह उनको सौंप दी जाए, जो अभी ये टोकन उनको मिला है, बाकी अभी पूरा नहीं मिला है। तो मुझे लग रहा है कि ये आप जो कह रहे हैं यह बात सही है कि लालू यादव ने इसीलिए परहेज किया होगा। डॉक्टरी सलाह तो है ही, स्वास्थ्य उनका गिरा हुआ है, लेकिन मूल बात यही है कि तेजस्वी को ही लाइमलाइट में रहना चाहिए और उसी को ज़्यादा ये अटेंशन मिलना चाहिए। इस वजह से अगर वो लालू यादव मंच पर बैठ जाता है तो फिर तो मामला गड़बड़ ही हो जाता है, तब मामला दूसरी तरफ चला जाता है। अब पूरा फोकस लालू यादव पर होता, वो जो कुछ बोलते वही ये खबर, हाँ, तेजस्वी वगैरह सब लोग पीछे हो जाते तब जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे कार्यक्रम को आप कितना सफल मानते हैं? देखिए, एक तो बड़ी बात यह है कि सब लोग एक मंच पर आए हैं। इसमें कांग्रेस नहीं है, यह कोई अब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यह है कि भविष्य में अब कांग्रेस महागठबंधन में शायद लौटे, यह गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि जो पूरा कांग्रेस का नेतृत्व है यहाँ पर बिहार में, वह नेतृत्व अपना विश्वास खो चुका है, अपना भरोसा खो चुका है। वह पॉलिटिकल गलियारे में भी और जनता के बीच भी ये लगातार उनके क्रियाकलापों से ही झलकता है। जो उपचुनाव हुए जिसमें वो अपने उम्मीदवार खड़े किए, उन उपचुनावों में ये साबित हुआ कि उम्मीदवार जस्ट इन्होंने एक तरह से खड़ा कर दिया था, चुनाव लड़ने से कोई इनको मतलब नहीं था। दूसरे की इनके नेताओं की जो पूरी भूमिका है वह सिर्फ पुण्यतिथि या जन्मतिथि मनाने के अलावा और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि कांग्रेस की इसमें वापसी नहीं होने वाली है, और जो लोग वहाँ पर हैं वो निश्चित रूप से बिहार में सरकार के खिलाफ हमको लगता है कि जो कोई आंदोलन जन आंदोलन जो खड़ा होगा उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है इस जो आज का आयोजन था उसके जरिए। और आगे मुझे लग रहा है कि इसका सकारात्मक असर इन महागठबंधन की राजनीति को लेकर के पड़ेगा जी। तो अगर इन चीज़ों को समझने के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो रही है कि देश भर में एक बार फिर से एक आंदोलन खड़ा हो सकता है, जैसा कि लेफ्ट के लोगों ने कहा या राजद की ओर से या कहा गया कि अगर आपको बदलना है तो आंदोलन को रफ्तार देना ही पड़ेगा, गांव-गांव तक जाकर स्थिति मजबूत करनी होगी, तभी आप दिल्ली से भाजपा को और बिहार से नीतीश कुमार को हटा सकते हैं, तभी चीज़ें जो है बदलेंगी। और फिर महागठबंधन की अगर सरकार आती है तो जो तमाम वादे इनके द्वारा किए गए हैं उसे ज़मीन पर उतारने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।